अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई डू होप आप सब खैरियत से होंगे। पिछला जो लेक्चर था, पिछले वीक का लेक्चर नंबर 30, जिसमें हमने किंग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, सारे किंगडम्स को डील कर लिया था और डिफरेंट किंगडम स्कीम को पढ़ा था, जिसमें हमने रॉबर्ट विट्टीकर के स्कीम को देखा था कि भाई उसने क्या क्या बातें बताई, उसकी क्लासिफिकेशन को पढ़ा, उसने किंगडम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को रखा, किन किन चीज़ों को डील किया, ये सारी चीज़ें पढ़ी। फिर उसके बाद ये देखा कि भाई रॉबर्ट विट्टीकर ने क्या गलतियां की थी। गलतियां करने के बाद फिर हमने देखा कि भाई गलतियां की थी और वो गलतियां क्या थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई जो न्यू साइंटिस्ट थे मार्गुलिस एंड स्टीवर्ट्स, उन्होंने उस गलती को ऑब्जर्व किया और फिर ना सिर्फ ऑब्जर्व किया बल्कि उस गलती को ठीक भी किया, उस मिस्टेक को ख़त्म भी किया। और वो उन्होंने जो 5 किंगडम स्कीम दी वो आज तक फॉलो अप हो रही है। सही है, ये तो हमने क्लासिफिकेशन तक बात कर ली थी। अब एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ने जा रहे हैं। हमने आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें सब में कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कस ज़रूर करना है, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास आगे प्रोटोक्टस्ट है, फंजाई है, प्लांट है और फिर एनिमल्स है। तो एक और एनिमल, एक और हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जिसको किसी किंगडम में रखा नहीं गया। किंगडम में क्यों रखा नहीं गया, वजह क्या थी, हमने इसको डिस्कस करना है। देखेंगे कि अभी आखिर क्यों नहीं रखा गया है इसको। देखो भाई, सबसे पहली बात, रखने ना रखने की वजह यह है कि इसके बारे में श्योर है ही नहीं कि आइदर ये लिविंग होता भी है या नहीं होता। क्योंकि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई ये लिविंग है, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ये लिविंग नहीं है। आखिर वो कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो वायरस को नॉन लिविंग होने के तासुरात देती है और कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो साइंटिस्ट को लगता है कि ये लिविंग है। हम इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जरा देखते हैं कि वायरस है क्या, वायरस का मतलब क्या है। देखो, वायरस का जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है वेनम। वेनम का मतलब होता है पॉइजन। पॉइजन का वर्ड आपको अच्छी तरह से पता होगा। पॉइजन बेसिकली एक होता है पॉइजन, एक होता है टॉक्सिन। सही है, पॉइजन और टॉक्सिन का जरा डिफरेंस समझ लो। पॉइजन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बता दूं, टॉक्सिक या पॉइजन, इसमें होगा क्या, आपने एक कोई मेडिसिन ली, सही है, आपने एक टैबलेट लिया, उससे आप सर के दर्द के लिए कोई टैबलेट ले लिया। जब सर के दर्द के लिए टैबलेट लिया तो एक टैबलेट से हो सकता है सर का दर्द ठीक हो जाए, 2 से ठीक हो जाए, हम इससे ज़्यादा नहीं लेते, बट हमारा फायदा हुआ। लेकिन हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट ज़रूर होता है। अच्छा, क्योंकि 1-2 लिया था, डोज के अकॉर्डिंग लिमिट में रहते हुए लिया था, तो वो साइड इफेक्ट शो नहीं होता। बट अज्यूम करो कि अगर पूरी स्ट्रिप आपने खा ली, सही है, हमने किसी ने भी खा ली, कोई भी बेवकूफ़ इंसान पूरी स्ट्रिप खा जाता है टैबलेट्स की, अब क्या होगा, अब उसकी बॉडी में रिएक्शन आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है भाई, उसकी बॉडी में एडवर्स रिएक्शन आना शुरू हो जाएंगे। देखो भाई, पहले क्या था, पहले वो टैबलेट ठीक कर रहा था, जब वो ठीक कर रहा था तो दैट वाज थेराप्यूटिक इफेक्ट। सही है, सर का दर्द ठीक कर, जिस पर्पस के लिए भी लिया था वो काम कर रहा था, दैट वाज कॉल्ड एज थेराप्यूटिक इफेक्ट। बट जब एक्सीड कर दिया लिमिट को तो अब वो थेराप्यूटिक इफेक्ट से ज्यादा क्या बन गया, टॉक्सिक इफेक्ट। समझ में आ रही है बात। तो बेसिकली टॉक्सिक वो सब्सटेंस होता है जिसके लिमिट को एक्सीड करने से एडवर्स इफेक्ट कॉज हो जाए। समझ में आ रही है, बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए, हार्मफुल रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाए। कब, जब उसकी लिमिट एक्सीड हो जाए, जब ज्यादा क्वांटिटी में हो, ज्यादा फॉर्म। समझ में आ रही बात। कोई भी सब्सटेंस है जो टॉक्सिक है, यानी जो हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो अगर उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी जाएगी इट डजंट मैटर, बट ज्यादा क्वांटिटी में चले जाएगा तो वो क्या करेगा, किलिंग स्टार्ट कर देगा, हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। दैट इज द टॉक्सिक। नाउ पॉइजन पे आते हैं। पॉइजन क्या होता है, पॉइजन थोड़ी सी क्वांटिटी लो, ज्यादा क्वांटिटी लो, इफेक्ट एक जैसा होता है। स्नेक बाइट कर ले किसी इंसान को तो क्या होगा, स्नेक बाइट करता है तो उसको थोड़ा सा वेनम ही अंदर आता है, बट वो इंसान के लिए लीथल हो सकता है। समझ में आ रही बात। तो दैट इज द पॉइजन, कि जब कभी भी कोई ऐसी चीज है जो थोड़ी सी क्वांटिटी में भी बड़ा इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे। ठीक है भाई। अच्छा खैर, अब उस डिस्कस पे नहीं जा रहे, वो एक बात निकली थी तो मैंने आपको बता दी। सही है। नाउ वायरस पे वापस आते हैं। वायरस जो है उस लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड का मतलब है वेनम, वेनम का मतलब है पॉइजन। अब क्यों इसको पॉइजन कहा गया, क्यों ऐसा कहा गया कि ये पॉइजन है, क्यों ऐसा कहा गया, तो इस चीज को जरा देखते हैं। इस चीज को जानने के लिए, इस चीज को समझने के लिए हमें वायरस की डिस्कवरी का पता होना चाहिए।
वायरस को कैसे डिस्कवर किया गया था, कैसे, देखो भाई वायरस की डिस्कवरी ऐसा नहीं है कि एक दिन में आज वायरस देखा साइंटिस्ट ने और कल बता दिया पूरी दुनिया को कि वायरस भी कुछ होता है, ऐसा नहीं हुआ। वायरस की डिस्कवरी स्लोली हुई। पहले ये कंसीडर किया जाता था 1892 में, यानी 19th सेंचुरी में ये अज्यूम किया जाता था, ये कंसीडरेशन होती थी कि भाई दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ही है। सही है, क्योंकि और ये भी पता थी बात कि बैक्टीरिया यूजफुल भी होता है और बैक्टीरिया हार्मफुल भी होता है। तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया थे वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया थे, पैरासिटिक बैक्टीरिया थे, पैथोजेनिक बैक्टीरिया थे। तो वो क्या थे, वो पता था कि भाई ये हार्मफुल है, ये डिजीज कॉज करेगा, तो उससे लोग बचते थे, उसको इन्फेक्शियस बैक्टीरिया कहा गया, इन्फेक्शन कॉज करना। बट उसके बाद हुआ ये कुछ ऐसी भी बीमारियां थी, क्योंकि देखो उस वक्त तक माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो चुका था, बट वो माइक्रोस्कोप जो था ना, लाइट माइक्रोस्कोप था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, इतना एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं था। बट थिंग वाज दैट कि बैक्टीरिया को देखा जा चुका था कि भाई छोटे छोटे स्पीशीज भी दुनिया में मौजूद है। नाउ अब हुआ ये कि कुछ ऐसी बीमारियां सामने आई जिस बीमारी को जब चेक किया गया तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था कि आइदर ये किस वजह से हुआ, उसमें कोई बैक्टीरिया नजर नहीं आया। भाई जब बैक्टीरिया नजर ही नहीं आ रहा तो फिर लोगों ने सोचना शुरू किया कि बैक्टीरिया नजर नहीं आ रहा तो ये कौन सी स्पीशी है जो ये बीमारी कॉज कर रही है। एक बीमारी जो सबसे ज्यादा उस वक्त ऑब्जर्वेशन में आई, ऑब्जर्व किया गया, वो था TMD, टोबैको मोजाइक डिजीज। टोबैको मोजाइक डिजीज का मतलब है टोबैको प्लांट में ये बीमारी देखने को मिली, क्योंकि बीमारी तो एनिमल प्लांट सब में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकती है ना, तो टोबैको प्लांट में ये देखने को मिली। इस पे होता ये है कि जो टोबैको लीव्स होते हैं ना, उस पे कलरफुल पैचेस अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। जब कलरफुल पैचेस अपीयर होते हैं, अगर उसको कोई पर्सन इनटेक कर ले तो उसको इसकी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। तो नाउ हुआ ये कि जब ये देखा गया कि भाई ये कलरफुल पैचेस कहाँ से आ रहे हैं, जब उसको ऑब्जर्व किया गया, उनको लगा कि कोई बैक्टीरिया होगा, इसका इलाज हमें डिस्कवर करना चाहिए। बट जब उसको देखा गया तो उसके अंदर तो कोई बैक्टीरिया नहीं था। अब जब कोई बैक्टीरिया ही नहीं था तो लोग उस वक्त सोचने पे मजबूर हो गए। तो एक रशियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था आइवानोव्स्की, जिसने बिना देखे हुए वायरस को डिस्कवर किया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसने जब पैचेस को देखा और बहुत ऑब्जर्व किया कि भाई कोई बैक्टीरिया फिर भी नजर नहीं आया, डिफरेंट रिसर्च की, बहुत कोशिश की, फिर भी कोई बैक्टीरिया नजर नहीं आया, तो उसने कहा कि भाई ये जरूर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया से भी छोटा है, नजर नहीं आ सकता और ये बीमारी कॉज कर रहा है, जिसका नाम रखा गया वायरॉन, यानी पॉइजन। सही है। अच्छा, बेसिकली ये वायरॉन होता है। सही है। वेनम उसका मतलब लैटिन वर्ड है जिसको वायरॉन, फिर वायरॉन से वायरस बाद में ड्राइव हुआ। सही है। अच्छा, समझ में आ रही है बात? अच्छा, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। ओवर क्या नाउ, अब इसके बाद नहीं देखा गया वायरस को। फिर उसके बाद जो है 19th सेंचुरी में वायरस वॉज सब्सटेंस व्हिच कैन पास थ्रू पोर्सिलिन। अब हुआ ये कि भाई 1992 में वायरस का आइडिया मिल चुका था कि भाई वायरस कुछ ना कुछ तो है। सही है। एक आइडिया मिल चुका था आइवानोव्स्की की वजह से, आइवानोव्स्की की वजह से ये आइडिया मिल चुका था। नाउ अब 8 साल के बाद 1900 में हुआ ये कि भाई लोगों को पता था कि भाई वायरस से सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि बहुत सारी बीमारियां देखने को मिली, जिससे पता ये चला कि भाई ये कुछ ना कुछ बैक्टीरिया से भी छोटा कोई स्पीशी जरूर मौजूद है। नाउ अब हुआ ये कि 1900 में एक डिस्कवरी, एक लेवल बनाया, एक क्राइटेरिया बनाया गया, जिस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वायरसेस वो सब्सटेंस होते हैं जो पोर्सिलिन फिल्टर को पास कर जाते हैं। क्योंकि पोर्सिलिन फिल्टर एक ऐसा फिल्टर होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर सकता, जिसको बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर सकता। तो भाई वायरस वो सब्सटेंस होते हैं जो इस पोर्सिलिन फिल्टर को भी पास कर जाते हैं। सही है। तो फिर उसको कहा गया कि भाई ये वायरस होते हैं। तो भाई आजकल हम लोग मास्क लगाते हैं ना, जस्ट लाइक अगर N95 मास्क हो, KN95, उसमें फिल्टर लगा होता है बेसिकली। अब वो अच्छा, वो जो फिल्टर है वो ऐसा फिल्टर है जो वायरस को भी रोक देता है। सही है। तो बेसिकली बट एयर फिर भी आ रहा होता है, बट मास्क लगा के ऐसा लगता है कि भाई सही तरह से एयर भी इनटेक नहीं हो रहा, बट आजकल जरूरी है। नाउ अब क्या होता है, अब होगा ये इसी तरह से 35 साल के बाद, आफ्टर 35 ईयर,
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्ट किया गया। अब एग्जैक्टली बट ये वो एरिया था, ये वो एरा था, एरिया कह दिया सॉरी, एरा था जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर कर लिया गया। डिस्कवर से मतलब कंस्ट्रक्ट कर लिया गया था, सॉरी। अब इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया गया जिसकी जो विजुअल कैपेबिलिटी थी वो 10 मिलियन मिली माइक्रोन थी। 10 मिलियन मिली माइक्रोन का मतलब है कि ये तकरीबन ट्रिलियंस टाइम छोटे ऑब्जेक्ट को दिखा सकता है, वो जिसको हम आम आंखों से देख नहीं सकते। सही है, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट भी उसको दिखा सकता है और बिल्कुल क्लियर इमेज के साथ। आजकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी भी चीज को हमें विजुअलाइज करा सकता है। जैसे चैप्टर 4 में पढ़ाया था, बेसिकली इलेक्ट्रॉन बीम्स ट्रांसमिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम्स यहाँ से निकल रहे होते हैं जो कि हमारी स्पीशी के ऊपर फॉल करते हैं और फिर स्क्रीन में उसकी इमेज आ रही होती है कि भाई ये चीज है इसके अंदर। फिर वायरस को फर्स्ट टाइम देखा गया, सही है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वेंडल स्टैनली। वेंडल स्टैनली ने पहली दफा टोबैको मोजाइक वायरस मतलब टोबैको मोजाइक डिजीज के पैचेस लिए, उसको क्रिस्टलाइज किया। क्रिस्टलाइज करने के बाद पहली दफा ऑब्जर्व किया टीएमवी को, टोबैको मोजाइक वायरस को। सही है, वायरस को फर्स्ट टाइम वेंडल स्टैनली ने देखा। ठीक है भाई, तो वायरस की इस तरह से डिस्कवरी हो गई। नाउ अब होता क्या है, फिर उसके बाद इसका वायरस नाम डिस्क्राइब कर दिया गया। अभी तक ये वायरस चल रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखने को मिली कि भाई वायरस जो होता है नॉन सेल्यूलर होता है, सेल से बना हुआ नहीं होता। अब जब हमने पढ़ा कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल लाइफ है तो सेल, सेल से के बिना लाइफ तो नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात? तो सेल से लाइफ ओरिजिनेट हो रही है, बट वायरस में तो सेल ही नहीं है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकता है? तो जो साइंटिस्ट ऑब्जेक्ट करते हैं इस बिहाफ पे करते हैं कि भाई वायरस तो सेल्यूलर ही नहीं है, तो उसको लिविंग कैसे? जब सेल्यूलर ही नहीं है, हम तो किंगडम को सेल्यूलर की बिहाफ पे, सेल के बिहाफ पे डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। प्रोकैरियोटा जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, फिर बाकी के यूकैरियोटिक सेल है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन होती है, बट वायरस के तो सेल ही नहीं है। दैट इज द रीजन वाई इसको किसी किंगडम में अभी नहीं रखा गया। नाउ इसका जो साइज होता है वो 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर के दरमियान होता है। सही, 20 नैनोमीटर बहुत छोटी यूनिट है ये। सही है, बहुत छोटी यूनिट है, यानी अगर इसको मीटर में कन्वर्ट किया जाए दैट इज 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू एक्सपोनेंट 9 मीटर, यानी बहुत छोटी यूनिट है। सही है, नाउ इतना छोटा होता है या 250 नैनोमीटर मैक्सिमम। सही है, वायरुलेंट हो सकता है इंटीग्रेटेड विद सेल, क्योंकि देखो एक और बात, वायरस जितने भी होते हैं ना वो अकेला नहीं रह सकता, वो हमेशा होस्ट सेल के अंदर ही रहता है। सारे वायरस पैरासाइट होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब, ऑब्लिगेशन का मतलब मजबूरी, मजबूरी से निकला ऑब्लिगेट, मतलब बिल्कुल हर हाल में उनको होस्ट चाहिए, होस्ट के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो जब तक होस्ट के सेल में रहता है तो एक्टिवेट रहता है, होस्ट के सेल से बाहर इनएक्टिवेट रहता है। सही है, अब एक और बात, अगर सेल में है सम टाइम इतना वायरुलेंट हो जाता है कि डिवीजन करता है, सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। सम टाइम वायरुलेंट नहीं होता बल्कि होस्ट सेल के साथ मिलकर रहता है, सेल के अंदर रहता है लॉन्ग पीरियड तक, काफी अर्से तक होस्ट सेल के ही अंदर रहता है और होस्ट सेल को कोई नुकसान नहीं करता। सही, तो वायरुलेंट भी हो सकता है और इंटीग्रेटेड। अच्छा, ये अभी है, इसका मतलब ये नहीं कि नॉन वायरुलेंट है, इसका मतलब ये है कि अभी सुकून से है, कभी भी अटैक कर सकता है। अब इसका रीजन अभी तक ये नहीं बताया गया कि भाई कब अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा। अब सेल्यूलर नहीं है तो वायरस बना किस चीज से होता है? वायरस के आउटर लेयर पे एक कवरिंग होती है प्रोटीन की, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन कोड, और अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। डीएनए है, आरएनए, उसके अंदर जीन हो सकते हैं, हो सकता है 1 या 2 जीन से बना हो सकता है 200 तक जीन तक बना हो सकता है। 200 जीन मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं होता। ये सबसे कॉम्प्लेक्स वायरस में होता है 200 जीन, दैट इज बैक्टीरियोफेज वायरस, उससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है भाई, अब मैटर ऑफ कंसर्न इज दैट कि लोग इसको लिविंग क्यों नहीं मानते, लोग वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं मानते, तो इसका रीजन पूछा जाता है। तो भाई आप कैसे लिखोगे कि क्या 3 कैरेक्टरिस्टिक है कि ये नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग होने की वजह क्या है? नॉन लिविंग होने की पहली वजह ये क्या है? नॉन सेल्यूलर है। सही है, नॉन सेल्यूलर है। दूसरी वजह ये है कि ये
इनएक्टिव आउटसाइड द होस्ट। होस्ट के बाहर, होस्ट सेल के बाहर बिल्कुल इनएक्टिव होता है, ऐसा लगेगा नॉन लिविंग है। तो भाई जो होस्ट के अंदर ही रह रहा है, बाहर नहीं रह पा रहा, तो उसको कैसे हम लिविंग मान लें। नाउ थर्ड वन इज क्रिस्टलाइज हो जाता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिस्टलाइज नहीं हो सकता, सही है, बट ये क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो ये तीन बातें हैं जिसकी वजह से उसको नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है, बट कुछ लोग इसको लिविंग भी कहते हैं। अब लिविंग कहने वाले कौन है, जरा ये भी देख लेते हैं। लिविंग कहने वाले, लिविंग क्यों कहते हैं भाई, लिविंग इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए और आरएनए, डीएनए मौजूद है और आरएनए मौजूद है, और किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में डीएनए आरएनए मौजूद नहीं होता, सही, जेनेटिक मटेरियल। सेकंड वन इज रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी तादाद बढ़ा सकता है। और ऐसा तो नहीं हो सकता ना मैं ये मारकर जितने दिन भी रख दूं ये कभी 1 से 2 नहीं हो जाएगा, सही है, कुछ भी कर लूं 1 से 2 नहीं होगा, एक ही रहेगा। लेकिन वायरस कर सकता है, तो भाई कोई ना कोई बात तो है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, समझ में आ रही है बात। वायरस खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। नाउ थर्ड वन, म्यूटेशन हो सकती है। म्यूटेशन बेसिकली डीएनए का, जेनेटिक मटेरियल का चेंज हो जाना, दैट इज द म्यूटेशन इन डिस्ट्रक्टिव वे, सही है, डिस्ट्रक्टिव वे में चेंज हो जाना म्यूटेशन कहलाता है। अब हमारी बॉडी यानी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकती है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही जीन होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही डीएनए होता है, तो वायरस के अंदर भी है, वायरस में भी म्यूटेशन हो सकती है, सही है, वायरस अपने आप को चेंज कर सकता है। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो आपने सुना होगा सार्स का नाम, मार्स का नाम, यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि पहले आया था, ये भी कोरोना वायरस था, 2000 में आया था, फिर 1960 में आया था, ये सब भी था। तो बेसिकली ये जो है कोरोना वायरस है, अब जो है पहले वाले से डिफरेंट है, सही है, तो वायरस ने अपने आप को चेंज कर लिया ना, म्यूटेट हो गया, तो दैट इज द रीजन है। क्योंकि वायरस म्यूटेट हो जाता है उसकी वैक्सीन बनाना इतना आसान नहीं हो सकता, अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है, सही। हाँ, अभी कुछ क्लेम्स आ रहे हैं कि वैक्सीन प्रोड्यूस हो चुकी है, बन चुकी है, बट थिंग इज दैट क्योंकि वो रेप्लिकेट कर रहा होता है, म्यूटेट कर रहा होता है, फौरन से अपने डीएनए को चेंज कर देता है, दैट इज द रीजन है। हो सकता है अभी का कोरोना वायरस अगर इसकी वैक्सीन बन गई, इन फ्यूचर अगर कभी आया तो ये वैक्सीन उसके ऊपर काम नहीं करेगी, ये होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ तक आज के लेक्चर को हम एंड करते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे की टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, वायरस की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और वायरस की डायग्राम को देखेंगे। तो अभी यहाँ पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।